आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जीवन में हर एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जिसके अंदर जोश, जुनून, मेहनत, काबिलियत और काम करने का जज्बा होता है। अगर किसी में अपने काम के प्रति जुनून होता है तो फिर वो सफल होकर ही रहता है, फिर चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। 40 लीडर्स अंडर 40 में जिक्र आज ऐसी ही शख्सियत विनायक राजन का। राजन म्यूजिकल ग्रुप के प्रोपराइटर विनायक राजन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो अच्छे म्यूजिकल व्यवसायी होने के साथ ही बेहतरीन गायक और गिटार वादक भी हैं। वैसे तो गायकी उनको पिता से विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने इस विरासत को बहुत संभाल कर रखा है। वो अपने परंपरागत व्यापार को बेहद सलीके और लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। बरेली ही नहीं बल्कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में विनायक राजन ने गायन और स्टेज शो में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली इनसाइडर ने एक अपनी नई सीरीज के साथ बरेली में फिर से आगाज़ किया है, 40 लीडर्स अंडर 40। आज इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे साथ हैं बरेली के जानी मानी शख्सियत जो कि म्यूजिकल्स का बहुत पुराना काम करते हैं, श्री विनायक राजन जी। आइए आज इनसे बात करते हैं। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम डेली इनसाइडर के द्वारा आयोजित 40 लीडर्स अंडर 40 में। जी, आपके संघर्ष की जो दास्तान हमने कई लोगों से सुनी है, लेकिन फिर भी आज हम ये जानना चाहते हैं कि वो दास्तान क्या है जिससे आप इंस्पायर्ड हुए, वो हम आज दर्शकों के सामने आपके साथ रूबरू करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। मेरे फादर जो है वो आर्टिस्ट थे, ठीक है, और एज ए कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट, और एक बैनर हमारा है शुरू से 1973 से, राजन एंड पार्टी नाम से। उस ज़माने में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हुआ करते थे, ऑर्केस्ट्रा शोज़ हुआ करते थे, और एंटरटेनमेंट के ज़रिए बहुत कम थे उस समय। तो उस समय लोग जो है टीवी वगैरह होता नहीं था घर में, रेडियो वगैरह चलते थे उस समय, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे। तो इसलिए वहाँ से हमारे पापा की एक शुरुआत हुई और उन्होंने इसको जो है बहुत अच्छे से स्टेज शो किए, नए नए आर्टिस्ट लेकर के आते थे। और उसके बाद फिर ज़माना थोड़ा चेंज होता गया। कुछ जो है अपने प्लेबैक सिंगर्स, ठीक है, जैसे सोनू निगम, उदित नारायण, सुदेश भोसले और आपके जय शेट्टी, मोहन चोटी, ये 85, 86, 87 के आसपास सब लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ। बाकी 96, 97 में सोनू निगम वगैरह हमारे आ चुके हैं। और वो सिलसिला जो है सन 1973 से लेकर के सन लगभग 2000 तक रहा। फिर 2000 के बाद कुछ चेंजेस आए हमारे, क्योंकि उसमें चेंजेस ये आए हमारे कि उसके बाद जो शुरू हुआ है वो डीजे का दौर शुरू हुआ था सन 2000 से। तो डीजे का दौर जो है फिर वो उसमें इंटरेस्टेड मैं था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि साउंड में, लाइट में, तो उसका इंटरेस्ट फिर मुझे था। तो फिर मैंने जो है फिर डीजे का काम एक शुरू किया सन 2000 से, और 2000 के बाद जो है मैंने कंटिन्यू डीजे का काम शुरू किया। और जो भी नए नए इक्विपमेंट्स आते थे, जो भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, ठीक है, वो सब चीज़ मैंने अपडेट करी समय के हिसाब से। जी। फिर एक दौर आया कि 2000 से लेकर 2015 तक लगभग ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स वगैरह बहुत कम हो गए, मुश्किल से 10% आ गया, और 100% लोगों का डीजे का रहा। अब जो है 2015 से लेकर के और 2000 अब तक का जो समय है वो सब कन्वर्ट हो चुका है इवेंट्स में। सब चीज़ वही है, आर्टिस्ट वही हैं, लेकिन बस ये है कि समय के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज जो पुराने गाने होते थे वो पुराने गाने आज नए म्यूज़िक के साथ अनप्लग्ड में और रॉक स्टाइल में गाते हैं लोग। जी। तो ये अपना सारा सिस्टम हिसाब से चेंज हो रहा है आज के डेट में। जी। जैसा कि हम सब बरेली वाले जानते हैं कि आपका नाम बहुत पुराना है, मतलब बरेली में अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो वो म्यूज़िक की बात आपके बगैर शुरू नहीं होती है ना। इसमें सबसे बड़ा योगदान अभी आपने बताया आपके पिताजी का रहा है ना। तो इसकी प्रेरणा आपको पिताजी से मिली या कोई और भी आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? नहीं, ये प्रेरणा मुझे जो है पिताजी से मिली।
क्योंकि मेरे फादर आर्टिस्ट थे, इसलिए एक ब्लड वाली बात होती है, एक ब्लड में है वो इसलिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे बस केवल मतलब मेरा एक शौक़ था कि हाँ कि एक साउंड सिस्टम मुझे बनाना है या फिर डीजे सेटअप बनाना है। तो फादर ने मुझसे कहा चलो ठीक है करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं खुद अपने आप सेल्फ कुछ करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो बैंक से एक लोन लिया 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख के लोन से आज तक का सफ़र मैंने किया है। तो निश्चित तौर पर जो आप बताना कि आपने एक इनिशिएटिव भी लिया और आपकी प्रेरणा आपके पिताजी रहे, तभी से आप इसको करते हुए आए हैं। बरेली युवाओं का भी शहर है, चूंकि देश युवाओं का है तो बरेली शहर भी युवाओं का शहर है। इसमें आप इस प्रोफेशन को कहाँ देखते हैं? युवाओं के लिए यह है, देखिए आज की डेट में जो फ़ोन हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं, लोग उसमें टाइम अपना वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो है सन 2004 में ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शोरूम खोला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक तो है, लेकिन म्यूज़िक के लिए एक मतलब कहना चाहिए कि मतलब म्यूज़िक के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि हाँ आदमी कहाँ सीखे, कहाँ क्या करे क्या ना करे। तो मैंने जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शोरूम खोला 2004 में, और उसके बाद इत्तेफाक की बात थी कि रियलिटी शो शुरू हो गए थे जी टीवी पे और आपके स्टार पर और सारेगामापा, ये सब जब आया तो उसके बाद म्यूज़िक के इसको इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों को खुद इंटरेस्ट अपने आप आने लगा उसमें। और उसके बाद लोगों ने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट परचेज़ भी किए, और हमारे सिखाने की व्यवस्था तो बरेली में है 10-15 जगह। बाकी इसके अलावा हमारे पास ट्यूटर अवेलेबल रहते हैं, उनको जो है हम डोर टू डोर भेज देते हैं सिखाने के लिए। तो काफ़ी जो है वो म्यूज़िक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बरेली के अंदर। मतलब जो है नई उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। आज की डेट में ये हो गया कि पूरे बरेली शहर के आसपास के ज़िलों में भी जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ एक म्यूज़िक जो है कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे विनायक जी कि जैसे आपका एक शोरूम था, तो अभी आपने मतलब ये दूसरा शोरूम जहां हम आज बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, ये आपने यहाँ शुरू किया, इसकी क्या वजह रही? दूसरा शोरूम को क्यों खोलना पड़ा? एक्चुअल में ऐसा है कि ज़रूरत थी। जो ये हमारा जहाँ पर हमने शोरूम खोला है पीलीभीत बाईपास पर, ये हमारा एक नया बरेली है समझिए। वो जहाँ पर हमारा है वो स्टेशन रोड है। तो बहुत से कस्टमर्स, बहुत से क्लाइंट जो है यहाँ से वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर है। और दूसरी रही कि वहाँ पर क्लाइंटेज हमारी जितनी भी है सब पुरानी वहाँ पर क्लाइंटेज है। यहाँ पर जितनी क्लाइंटेज है यहाँ नई है, यहाँ यूथ है, यहाँ बरेली शहर के आसपास के जितने के जिलों के लोग हैं वो बरेली आकर के बसे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट का शोरूम खोला है, ताकि जो है लोगों को जो ज़रूरत हो जब देखेगा तो बिकेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एक शौक है ये मेरे जो है इंस्ट्रूमेंट लगभग डिस्प्ले की वजह से जो है 80% बिकते हैं। डिस्प्ले जितना बढ़िया होता है तभी कस्टमर का जब निकलता है कोई यहाँ से तो कहता है अच्छा गिटार है, बहुत बढ़िया है। तो वो एक बार निकलता, 2 बार निकलता, फिर तीसरे चौथे बार आ जाता मेरे पास। अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो हम लोग ये भी देख रहे थे कि आप बड़ा मशगूल थे कि आप अपना गिटार भी बजा रहे हैं, आप पियानो कैसियो भी प्ले कर रहे हैं ना। तो सबसे पसंदीदा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरा पसंदीदा वैसे गिटार है, और वैसे जो है गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैज ड्रम हो गया, ये सब मैं प्ले कर लेता हूँ। बाकी इसके अलावा मैं खुद सिंगर भी हूँ, खुद गाना भी गा लेता हूँ मैं, ठीक है। और शौक तो वैसे मुझे गाने का ज़्यादा है, और बाकी मतलब गिटार ही बेस्ट है सबसे बढ़िया जी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको गिटार बजाना बहुत पसंद है और गाना, तो ये 2 चीजें ऐसी ही होती हैं जो कि लड़कियों को बड़ा इंप्रेस करती हैं, है ना। तो क्या आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। लेकिन आप बता रहे हैं गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और कैसियो अच्छा बजाते हैं, है ना, मतलब पियानो अच्छा है। तो फिर आपने अरेंज मैरिज क्यों की? इसकी तरफ क्यों रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लाइन में बाद में आता मैं और बाकी उससे पहले म्यूजिक लाइन में था मैं। उससे पहले मैंने कहा कि डीजे सेटअप था, तो समय के साथ से काफ़ी कुछ चेंज हुआ। अब ऐसे मैंने जो सिंगिंग वगैरह शुरू करी तो वो मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2009 में। तो 2009 में वो स्टेज आर्टिस्ट थे और मैं स्टेज आर्टिस्ट था नहीं। तो फिर 2009 में ऐसा हुआ कि जब फादर एक्सपायर हुआ 2010 में जो भी मेरे पास शोज़ आते थे तो मैं वहाँ जाता था। मैं सोचता था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअल में सारा इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मैं सोचता था स्टेज पे अपनी पहचान कैसे बनाऊँ मैं। तो फिर मैंने गाने का रियाज़ खुद किया, और इस लाइन में मेरा कोई गुरु नहीं है, जो गुरु हैं बस मेरे माँ बाप ही हैं। और उसके बाद 2009 से फिर मैंने स्टार्ट किया 10 से खुद को स्टेज पे लाना और परफॉर्म करना। और आज जो है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया बरेली में, और एक गुडविल कमाई ज़िंदगी मैंने।
निश्चित तौर पर आपके माँ बाप का आशीर्वाद है और बिल्कुल ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलते चलते एक और कुछ आपसे कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। बरेली में तो आप ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं ना, आपने जैसे बताया 73 से आप इसमें कर रहे हैं, तो उसके अलावा कौन कौन से ऐसे शहर हैं बरेली के आसपास जहां आप शोज करते हैं, या कौन ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं जो आप सिर्फ आपके माध्यम से आपने बरेली को दिए हैं, तो वो कौन से आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट में अगन कुमार निगम जी जो सोनू निगम के फादर हैं, और सोनू निगम और उदित नारायण, शिखा स्वरूप और राजेश पुरी लल्लू, और आपका क्या नाम है लखा जी हैं, और नील नितिन मुकेश जी हैं। काफ़ी लोगों को बरेली में ला चुका हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली अभी मारे डे का एक प्रोग्राम किया था, उसमें जो है आपके सलमा आगा जी, इस्माइल दरबार, विनोद राठौर जी, इनके साथ शो किया। अभी मेरा आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम है, उसमें मेरा सेटअप पूरा अरेंज जो मैंने किया है साउंड लाइट का, तो वो सारे गाँव के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ में है मेरा शो। तो काफ़ी जगह तो है शो, मैं खुद आर्टिस्ट को बुलाता हूँ काफ़ी जगह मेरा अरेंजमेंट रहता है मेरा। बरेली के अलावा कहाँ कहाँ आप ये शोज अरेंज करते हैं? बरेली के अलावा पीलीभीत हो गया, श्यामपुर हो गया, बाकी लखनऊ हो गया। अभी मेरा काम आगरा है 3-4 दिन का, उसका फिर मेरा काम अलीगढ़ भी है। तो जितनी भी जगह होता है, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जहाँ भी है, तो वो हम कर देते हैं। मतलब लगभग आप मान के चलिए 400 किलोमीटर के एरिया में हम आराम से शोज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा विनायक जी से बात करके कि इनकी पूरी दास्तान, जो ज़िंदगी की संघर्ष की दास्तान हमने इनसे सुनी, और निश्चित तौर पर अगर युवाओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए तो स्ट्रगल, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको सिखाया कि बेटा कैसे स्ट्रगल करना। 1973 जब कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये इस मुकाम तक पहुंच सकता है, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री, और ख़ासतौर से अगर हम म्यूज़िकल की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, किस लेवल तक जा सकता है। और आजकल का जो युवा है, भारतीय देश का युवा जो है, उसके लिए हर चीज़ में इसको वो तलाश लेता है अपना कहीं ना कहीं। तो आज हम लोगों को इनसे बात करके निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा, और कुछ लोगों को ये इंस्पिरेशन का भी काम करेगा। जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी सलाह, विनायक जी की सलाह उनको बहुत ही काम देगी, और निश्चित तौर पर कुछ अच्छे इनपुट्स उनको मिलेंगे तो इसमें वो इनसे सहयोग भी ले सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान, काम की लगन, मीठी बोली से किसी को भी आकर्षित करने की शक्ति, यही विनायक राजन को दूसरों से अलग करती है। डीजे, लाइट, साउंड के क्षेत्र में विनायक राजन का नाम अब एक ब्रांड के तौर पर विकसित हो चुका है। विनायक के पास 2 म्यूजिकल शोरूम हैं, एक कचहरी के पास और दूसरा सुरेश शर्मा नगर में पीलीभीत बाईपास रोड पर, और इन शोरूम में सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। बैंक से कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने वाले विनायक ने अपनी मेहनत और लगन से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। वर्ष 2004 में उन्होंने बरेली में म्यूजिकल शोरूम खोला। उस समय किसी भी युवा या महिला के लिए संगीत सीखने का बरेली में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। शुरुआती दौर में उन्होंने सारेगामा सिखाना शुरू किया, और अब वो घरों में भी संगीत सिखाने के लिए ट्यूटर भेजते हैं। गिटार बजाना और गायन विनायक का शौक है, और स्टेज गायन विनायक की पहचान। अब तक बरेली, पीलीभीत, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, हरदोई समेत विभिन्न जगहों पर स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। ये था विनायक राजन का म्यूजिकल सफर, जिसे जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भी पसंदीदा को प्रोफेशन बनाता है, कामयाबी उसका सजदा करती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे कामयाबी की एक नई दास्तान को लेकर। आप बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।